5 दलितों की हत्या कर दी जाती है ट्रैक्टर चढ़ाकर। ये 2015 का मामला है। राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास की बात है। जमीन का विवाद था, 23 बीघा करीब जमीन थी, उसका विवाद था। उसमें विवाद के बाद हत्या होती है, कई लोग घायल होते हैं और 11 साल बाद इस पूरे मामले में जो 40 लोग नामजद आरोपी थे, 40 के 40 बरी कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। तो यहां सवाल यह उठता है कि क्या 5 दलितों को जिस ट्रैक्टर के तले कुचला गया उसको क्या कोई नहीं चला रहा था? क्या पिछले 11 साल में सरकार, राजस्थान की सिस्टम, पुलिस प्रशासन उन 5 दलितों हत्यारों को नहीं ढूंढ पाई? सवाल और भी कई है, इस वीडियो में उन्हीं पे बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं। मेरे साथी विनय सुल्तान है, अपनी डायरी लेकर मौजूद है और ये खुद भी नागौर के रहने वाले हैं और इन्होंने इस पूरे मामले को कवर भी किया हुआ है, करीब से देखा जाना समझा भी है। तो भाई, वो आपको याद होगा, एक मामला था जेसिका लाल हत्याकांड, है ना, उसमें जो आरोपी था उसको छोड़ दिया गया था। उस वक्त अखबारों में खबर छपी थी, नो वन किल्ड जेसिका लाल, एक सिनेमा भी बना उस पर। तो क्या ये तो वही कहानी हो गई कि नो वन किल्ड दीज दलित्स, मतलब जो 5 लोग मारे गए, 6 लोगों की हत्या हुई थी, तो 5 दलित थे, एक अन्य व्यक्ति था, एक सवर्ण था। तो क्या इनकी हत्या के पीछे कोई नहीं था? पुलिस क्यों नहीं तलाश पाई? दरअसल ये मामला जो है पूरा समझाएंगे जब तक नहीं हम अपने दर्शकों को, सौरभ, तो कि मामला था क्या एक्चुअल में, तो फिर कैसे इनको समझ में आएगा। तो तरतीब से हम एक बार शुरू कर लेते हैं, मामला समझा लेते हैं। दरअसल ये जमीन विवाद जो है वो 1964 का जमीन विवाद है, बहुत पुराना। 1964 में हुआ ये एक की बस्तीराम मेघवाल नाम के एक दलित शख्स थे। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी थी चिमनाराम जाट नाम के एक शख्स के पास में। 1500 रुपए उस समय दिए थे कि एवज में जो है उन्होंने जमीन गिरवी रखी थी, ऐसा कहा गया शुरुआत में। और ये 23 बीघा 5 बिस्वा, मतलब लगभग 23.5 बीघा जमीन जो है ये थी। और उसके बाद में जो चिमनाराम जो लगातार वहाँ पे काश्तकारी कर रहे थे, खेती कर रहे थे, और उसके बाद में बस्तीराम जो है उनके वो कोई आल औलाद नहीं थी, कोई जैविक पुत्र नहीं था, तो उन्होंने रत्नाराम नाम के एक शख्स को गोद ले रखा था। तो अब जो है ये जमीन जो है उसका टाइटल वो रत्नाराम के नाम पे शिफ्ट हो गया। अब है क्या कि राजस्थान में एक एक्ट है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। इसके हिसाब से अगर कोई दलित आदमी है वो अपने संपत्ति का, अपनी कम से कम जमीन का जो है विक्रय नॉन दलित को नहीं कर सकता है, इवन आदिवासी को भी नहीं कर सकता है। मतलब एससी समुदाय का आदमी जो है वो एसटी समुदाय के आदमी को भी जमीन नहीं बेच सकता है, इतना सख्त कानून है। तो ये 1955 से लागू था। 1964 में ये जो है डीड दिखाई जाती है। और उसके बाद में 1998 में चिमनाराम जो है वो पहली बार अदालत जाते हैं, कहते हैं कि हम जो है 35 साल से ज़्यादा हमारा इस ज़मीन पे कब्जा हो गया है और हम एंसेस्ट्रल लैंड है, हम काफ़ी समय से इसको जोत रहे हैं, इसकी वजह से इनका टाइटल डीड जो है हमारे नाम पे आ जानी चाहिए। इसको जो है इसका परिवाद किया जाता है और 2007 में इसके खिलाफ फैसला आता है और कोर्ट ये कहता है क्योंकि दलितों की ये जमीन है, दलित के नाम पे, इसलिए आप जो है इसको खरीद नहीं सकते, इसके ऊपर किसी भी तरीके से कब्जा नहीं जमा सकते। और उसके बाद में केस में तमाम मोड़ आते हैं। आखिर में जो है 2011 में कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता है कि भाई जब तक ये फैसला नहीं आता है तब तक इस जमीन पे स्टे है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल जो एडवोकेट होते हैं वो कई किस्म की सलाह देते हैं, खासतौर पे जब जमीन के मालिकाना हक का जो मामला होता है तो उसमें ये कहा जाता है आप कम से कम एक जो है वहाँ पे पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर लीजिए। अगर आप पक्का स्ट्रक्चर खड़ा करके ये साबित करने में कामयाब हो गए कि आप सालों से यहीं रह रहे हैं तो जमीन पर आपका क्लेम जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो ये सलाह जो है दोनों पक्षों को दी गई। तो उसमें क्या हुआ कि अप्रैल की शुरुआत में, लगभग 10 अप्रैल को, जो ये 2011 में 2015 के अप्रैल की शुरुआत में जो चिमनाराम जाट हैं उनके बेटे हैं कानाराम और ओमाराम, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आप समझिए। तो अब चिमनाराम का देहांत हो गया 2007 में। उनके जो बेटे हैं, तो ये दूसरी पीढ़ी में लड़ाई ये पहुंच गई है। तो उनके जो बेटे हैं कानाराम और ओमाराम, वो 2015 की 10 अप्रैल को पहुंचते हैं अपने खेत में जिसको वो जोत रहे थे, जो ओरिजिनली नाम था इनके बस्तीराम और बस्तीराम के बेटे रत्नाराम मेघवाल के नाम पे, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। तो अब 10 तारीख को क्या हुआ कि उन्होंने जाके अपने खेत में एक तालाब खोदने की कोशिश की जेसीबी के जरिए, ताकि वो वहां पे दिखा सकें कि वो लंबे समय से खेती कर रहे हैं, वहां तालाब खुदा हुआ। तो ये सेम काउंसिल जो है वो रत्नाराम को भी मिली हुई थी। तो रत्नाराम ने क्या किया कि उसके बदले में ये एक काम किया कि एक कच्चा स्ट्रक्चर वहां पे रहने लायक खड़ा कर दिया, एक झोंपड़ी टाइप का, हमारे यहाँ पे पट्टी का कमरा कहा जाता है। दरअसल जिस समय आरसीसी वगैरह नहीं होती तो छत डालने के लिए राजस्थान में
पत्थर की पट्टी का इस्तेमाल होता था। तो वो पट्टी का कमरा उन्होंने खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर रहते हैं। तो दोनों तरफ से इसी के ऊपर विवाद शुरू हुआ और इसको लेके जो है 10 तारीख को ये डांगावास जो गांव है, ये गांव उसमें पंचायत बुलाई गई। अब डांगावास गांव ऐसा है कि वो राजनीतिक रूप से काफ़ी मतलब उसकी हैसियत जो है काफ़ी बड़ी रही है मेड़ता में। वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक सांसद हुए हैं भंवर सिंह डांगावास, वो वहीं से आते हैं। हमारे यहाँ पे एक मंत्री हैं अजय किलक, उनका ननिहाल वहाँ पर है। नागौर के जो सांसद रहे सीआर चौधरी, उनका ससुराल उसी डांगावास गांव में है, वो केंद्र में मंत्री रहे। तो राजनीतिक रूप से वो गांव बहुत मजबूत है। जाटों का डोमिनेंस है, ऑब्वियस की बात है। और वहां पे ये दलित समुदाय और जाट समुदाय के दो घरों के बीच में ये जमीन की तनातनी शुरू हो जाती है। और इसमें जो है बाकायदा ज्ञापन दिया जाता है प्रशासन को 11 तारीख को, 10 तारीख को, क्योंकि वहां पे पंचायत फैसला करती है कि दलितों का जो क्लेम है वो गलत है। चिमनाराम के नाम पर ये जमीन पहले चिमनाराम ने इसकी खरीद कर ली थी, इसकी वजह से उनके बेटे कानाराम और उमाराम के पास में जमीन होनी चाहिए और दलितों को ये जमीन खाली कर देनी चाहिए। और उसके बाद में रत्नाराम वापस आते हैं और 14 मई के दिन जो है ये घटना शुरू हो जाती है कि ये मारपीट शुरू होती है। अब मारपीट शुरू कैसे होती है या संघर्ष जो है वो हिंसक झड़प कैसे शुरू होती है, उसके दो बयानिए हैं। पहला बयानिया ये है कि वहां पे रामपाल गोस्वामी नाम का एक जो मंदिर के पुजारी हैं गांव के लोकल, उनको भेजा जाता है रत्नाराम के घर के, उनको बुला के ले आइए ताकि पंचायत में बैठ के बात हो सके, इस मामले को सुलझाया जा सके। रामपाल जब अपने एक और साथी रामदेव के साथ वहां पहुंचते हैं तो वहां पे पोकर राम नाम का एक शख्स होता है जो कि गोली चला देता है, जिसमें इनके रामपाल गोस्वामी की मौत हो जाती है। और इससे उत्तेजित होकर जो है गांव में जो बाकी लोग बैठे हुए होते हैं पंचायत में, वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इसमें फिर 5 दलितों की मौत हो जाती है। एक बयान ये है। और जबकि दूसरी तरफ जो दलित पक्ष है, जो कि पीड़ित पक्ष है, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि रामपाल और उसके साथी जो है वो भी उसी भीड़ में शामिल थे और उनको जो है इसी आपसी भीड़ भाड़ में मौका देख के किसी मतलब ये जो गांव से जो जाट आए थे उन्होंने ही गोली मार दी। तो ये 2 किस्म के बयान वहां पे चल रहे हैं। तो ये अभी घटना जो है ये इस तरीके की घटना है। और उसमें 5 पीड़ित, क्योंकि जब ये हमला होता है लगभग 11 साढ़े 11 बजे, तो उस समय ये होता है कि जो वहां पे पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से ये कहा गया कि हम जहां घुसने की कोशिश करते थे, जहां छुपने की कोशिश करते थे, वहां पे हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता था। और इतना विभत्स वो हत्याकांड था, खेतों में लाशें इस तरीके से बिखरी हुई थी। उस समय मैं बिल्कुल नया नया पत्रकार था और मैंने ये मामला पूरे उस समय भी जो है ग्राउंड पे जाके कवर किया था। और उस समय के जो विजुअल्स है वो इतने भयानक थे, इतने विचलित करने वाले थे कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि 2 समुदायों के बीच में अगर कोई झड़प हो रही है तो वो इतनी हिंसक कैसे हो सकती है। मतलब महिलाओं को नहीं छोड़ा गया। उस जगह पे 15-16 लोग जो है दलित समुदाय के मौजूद थे और एक भी आदमी जो है उसका शरीर साबुत नहीं था। किसी के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए गए थे, किसी के हाथ तोड़ दिए गए थे, मतलब हर आदमी फ्रैक्चर था। और इवन ये स्थिति थी कि जब अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती करवाया गया बाकी 11 पीड़ितों को जो गंभीर रूप से घायल थे, तो वहां पर भी उनकी सुरक्षा को लेकर जो है संदेह था कि उनको ये डर लगातार लगा रहता था कि कहीं आके हमारे ऊपर फिर से हमला ना हो जाए। क्योंकि डांगावास आसपास के इलाके में बहुत मजबूत गाँव माना जाता है वैसे भी, मतलब और जाटों का बहुत अच्छा डोमिनेंस वहाँ पे है, बहुत तगड़ा डोमिनेंस है, राजनीतिक वर्चस्व वहाँ पे है, पूरे मतलब वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी एक तरीके से वो लीड करते हैं। तो वैसी स्थिति में जो है ये 11 लोग वहाँ पे घायल जो है वो रहे और कुल मिला के 5 लोग इसमें मारे गए जो कि दलित थे और एक जो है ये रामपाल गोस्वामी जो कि नॉन दलित थे और उनको गोली मार के उनकी भी हत्या की गई। तो कुल 6 लोगों की मौत इसमें हुई। अब इसमें क्या हुआ कि बाद में केंद्र सरकार बहुत दबाव में आई, सीबीआई इंक्वायरी करवाई गई, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी और अब जो फैसला आया है उसमें इन 5 लोगों को जो हत्या करने वाले हैं उन पे जो 40 नामजद शख्स थे उनको सबको बरी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, मतलब कहाँ चूक हुई, कोई ऐसा पॉइंट निकल गया? अब मैं क्या सुबह से सौरभ ये देख रहा था कि लगातार जो है ये इसके ऊपर राजनीति फिर से शुरू हो गई कि देखिए जो दलितों की हत्या की उनको सजा नहीं दिलवा पाए, ये नहीं करवा पाए, वो नहीं करवा पाए, अदालत ने कैसे ऐसा फैसला दे दिया, हाँ, इस तरीके की बातें हो रही थी। जब लेकिन मैंने अदालत की प्रोसीडिंग पढ़ी तो मुझे जोली LLB का किस्सा याद आ गया, क्योंकि अदालत के पास में कोई सब्सटेंशियल एविडेंस ही पेश नहीं हो पा रहे थे। जो मृतक थे, मान लीजिए रत्नाराम जो कि जिनका ये खेत पे जिनका क्लेम था और जिनके 2 बेटे थे और एक विधवा पुत्रवधू थी, तो इन लोगों ने जो बयान दिया उसमें ये हमलावरों को पहचान ही नहीं कर पाए, शिनाख्त ही नहीं कर पाए कि कौन हमलावर है।
तो अगर जो मुख्य पीड़ित है वही हमलावर की शिनाख्त नहीं कर पाएगा तो अदालत कैसे फैसला देगी? अभी नहीं कर पाए, अभी नहीं कर पाए, पहले भी नहीं अभी अभी मतलब उस समय तो उन्होंने नामजद रिपोर्ट भी लिखवाई है ना हमलावरों के खिलाफ। अर्जुन राम जो इनके बेटे हैं रत्ना राम के, उन्होंने नामजद रिपोर्ट लिखवाई। इसमें शुरुआत में 13 नाम थे, बाद में 200 कहा गया, फिर 40 नाम फाइनली जो है चार्जशीट में दर्ज किए गए। दूसरे जो मृतक थे पांचाराम, उनकी पत्नी भी किसी आरोपी का नाम नहीं ले पाई जब वो बयान दे रही थी। 82 गवाह जो है वो पेश किए गए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, 8 गवाह जो पेश किए गए थे डिफेंस की तरफ से। तो कुल मिला के 90 गवाहों की गवाही हुई है। और उसमें जो पांचाराम जो कि मृतक की पत्नी है इस जो आरोप में जिनकी हत्या की गई, तो उनकी पत्नी जो है वो भी किसी आरोपी का नाम नहीं ले पाई। उनका जो बेटा है उसने ये कहा कि ट्रैक्टर जब चढ़ाया गया तो जो कमरा गिर गया था उसकी पट्टियों में दब के जो है मेरे पिता की मौत हो गई। तो वो भी वहां पे गोलमाल हो गया। पोकर राम और गणपत राम के मामले में भी गवाह जो है हमलावरों को पहचान ही नहीं पाए। और गणेशा राम जो कि 5वें आदमी है जिनकी मौत हुई 28 मई के आसपास हॉस्पिटल में जेएलएन में, वो 40 आरोपी जो बनाए गए थे उनमें से किसी के ऊपर भी गणेशा राम की हत्या का आरोप ही नहीं था। तो आप ये समझिए जांच किस तरीके से हुई, गवाहियां किस तरीके से हुई। होता क्या है कि अक्सर जो है अदालती कार्रवाई में जब लंबे मुकदमे खिंच जाते हैं तो दोनों पक्ष अदालत के बाहर जो है एक तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या होता है फिर गवाहियों से पलटना शुरू, आपको वो पैटर्न पूरा दिखाई देगा। और उसके बाद में जो है आप आरोपी का नाम नहीं ले रहे हैं। अब आप एक ही गाँव के हैं, उसी गाँव के लोग अगर आप पे हमला कर रहे हैं, मानाराम का नाम उस समय आया था जो आदमी शख्स ट्रैक्टर चला रहा था, उसका कहीं पर नाम ही नहीं लिया गया। जब इस तरीके की गवाहियां होंगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बाहर एक सेटलमेंट कर लिया गया। और उसके बाद में हुआ ये कि ये 40 आरोपी जो हैं वो बरी हो गए। जो जज है वहां पे SC/ST स्पेशल कोर्ट के मेड़ता के, उनका नाम है आशीष बिजारनिया। और उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा साफ कि ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना नहीं हुई है, हम इस घटना से इनकार नहीं कर रहे हैं। 5 या 6 लोगों की हत्या हुई है उस दिन और बड़ा विभत्स जो है हिंसक जो है झड़प दोनों समुदायों के बीच में हुई है। शुरुआत में बार बार ये भी कहा जा रहा था कि एक तरफ से जो है हमला किया गया योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन अदालत ने CBI रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि ये 2 समुदायों के बीच की झड़प थी, है ना। पत्रकार के तौर पे हमारा काम फैक्ट रिपोर्ट करना है। तो ये 2 समुदाय के बीच की झड़प थी। उसके बाद में जब ये इस किस्म की गवाहियां हुई, उसके बाद में जज साहब ने वहां पे लिखा, आशीष बिजारनिया ने, साफ तौर पे कि ये ऐसी घटना, ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना नहीं हुई है, घटना हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास में कोई ऐसे ठोस एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम किसी को सजा सुना पाए। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा मामला जो है, जिसमें जिस तरीके से गवाहियां हुई, जिस तरीके से बावजूद इसके कि CBI इंक्वायरी हुई थी और जिस तरीके से वहां पे गवाह जाके अदालत में बोले हैं, जो वहां पे सबूत और साक्ष्य दिए गए हैं CBI की तरफ से, वो अपर्याप्त थे इन लोगों को सजा दिलवाने के मामले में। तो ये मामला है पूरी तरीके से, और जिसमें हम लगातार ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि लोगों का आउटरीच है कि इस तरीके से कैसे हो सकता है, 5 लोगों की इतनी विभत्स तरीके से हत्या हुई। नेशनल मीडिया में वो मुद्दा बना था, बाजाबता जो है विपक्ष ने उस समय सरकार को घेरा था, नरेंद्र मोदी की सरकार नई नई आई थी, और CBI इंक्वायरी होने के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो सकती है कि एक भी कन्विक्शन जो है इतने बड़े हत्याकांड में ना हुआ हो। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे सवाल दिमाग में इस मामले को देखते हुए आ रहे हैं और बिल्कुल सिनेमा सही लग रहा है ना। अक्सर लोग सिनेमा में देखते हैं कि गवाह आए फिर गवाह पलट गए। अब इसमें जिन जो पीड़ित परिवार है वही अगर मुकर जाएं, वही हाँ। अगर ना गवाही दें, जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है, जैसा कि इन्होंने पढ़ा पूरा मामला उसमें है, तो फिर ऐसे में तो भाई किसी को क्या दोष दिया जाए। हाँ, तो फिर अब अदालत किस आधार पे फैसला दे, मतलब ये भी तो एक सवाल है ना कि जब जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से ही अगर प्रॉपर गवाही नहीं दी जा रही, गवाही नहीं दर्ज करवाई जा रही है, वो आरोपी को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, वो पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं कि किसने क्या हमला किया। और तीसरी चीज, CBI ने जो जांच की उसमें वो ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उन्होंने ये कहा कि लोगों के हाथ में हथियार थे और जिससे उन्होंने मारा, किसी के डंडे, किसी के गड़ासे, किसी कुछ, मतलब जो भी धारदार हथियार टाइप में। लेकिन CBI अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये साबित नहीं कर पाई कि किस आदमी ने कौन सा हथियार पकड़ रखा था, किस आदमी ने, जबकि उस पूरे के पूरे घटनाक्रम के कई सारे विजुअल्स भी थे उस समय। फोन, मतलब ऐसा था कि 2015 में तो चुका था, तो फोन पे उसके विजुअल थे, हम लोगों ने विजुअल भी देखे हैं लोग। तो उसके बावजूद जो है ये कुछ भी, तो एक तो जांच के स्तर पे भी कई सारी जगहों पे लूप होल छोड़े गए, फिर गवाहियां इस तरीके से हुई, प्रोसिक्यूशन ठीक से नहीं हुआ, जिस तरीके से अभियोजन चलाया जाना था उस तरीके से अभियोजन चलाया नहीं गया। तो आखिर में अदालत से यही आउटकम आना था। मतलब कि किसी को भी इसमें बहुत डायरेक्टली दोष नहीं दिया जा सकता, मगर सवाल तो उठेंगे कि 5 लोगों की हत्या हुई और अंततः उसमें जो भी आरोपी थे, जो सही में कसम से, जो सही बात है, जो वाकई जिन्होंने हत्या की थी, उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए था। अब गवाह मुकर जाए, कुछ हो जाए, तो इसीलिए तो मुझे लगता है वो जो कानून अंधा है कहा जाता है,
वो यहाँ पे फिट बैठता है। दरअसल ये इस तरीके मगर कानून खुद तो जाएगा नहीं पकड़ने, उसके लिए तो पीछे तो सीबीआई थी, पुलिस से, प्रशासन था। बाकी उसने गवाह क्या किया? आप जो आगे जाके दे रहे हैं जज में, अदालत के सामने, तो वो गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर जब आप उस घटना के पीड़ित हैं तो आपकी गवाही का बहुत वेटेज होता है। और तो आप क्या गवाही से मुकरने के पीछे, जैसे अब जब सिनेमा जैसा लग ही रहा है, तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या इसके पीछे दबाव भी हो सकता है? मतलब इसमें दबाव है, सेटलमेंट है, जो भी है, लेकिन ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है। अगर कल को मेरे को आके कोई कहे कि मैं एक ही गांव में रहने वाला हूं और मेरे ऊपर उसी गांव के कुछ लोग हमला कर रहे हैं, फिर मैं उसको पहचान भी ना पाऊं, तो ये बहुत समझने वाली बात नहीं है। अदालत में जाके आप चाहे वो भी गवाही दें, लेकिन अगर आपको वो अभियोजन ठीक से चलाना था और आपके जो मृतक मारे गए थे आपके परिवार के, उनको अगर न्याय दिलाना था। अब ये मामला कह रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि हम इस मामले को जो है हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपको अब कौन कह रहा है, ये कौन लोग है जो कह रहा है, जो गवाह? भाई ये तो मतलब ये क्योंकि अपराध हुआ है तो इनका जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तो सरकार लड़ रही है, प्रोसिक्यूशन तो गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये मामला जो है हम हाई कोर्ट तक भी इसको लेके जाएंगे, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। वो तो ऑप्टिक्स का खेल हो हाँ, गया ना, वो optics तो का। पॉलिटिक्स वाली हाँ। बात आ गई यहाँ पे। तो हाँ, लेकिन असल में अगर प्रूव होना ही था तो क्योंकि यही सुबह होना। जब मैं खबर पढ़ी जब मैंने, तो मैं भी थोड़ा सा बहुत आउटरेज हूं, क्योंकि उस समय मैंने ये पूरी की पूरी खबर बहुत करीब से कवर की थी और सारा मामला देखा था। उस समय का डांगावास जो है मेरे को आज भी याद है। एक तरीके से मुर्दा खामोशी थी उस गांव में। जब मैं गया था कोई आदमी किसी से बात नहीं कर पा रहा था, ट्रस्ट डेफिसिट इतना था। जो लोग अजमेर में भर्ती थे वो बुरी तरीके से सहमे हुए थे, उनको ये लग रहा था कि हम कभी वापस अपने गाँव लौट पाएंगे भी नहीं। और ऐसे मामले में इतना विभत्स जहाँ पे हत्याकांड हुआ, वहां पर अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम पे, हमारा लॉ और जुडिशरी सिस्टम कैसे चलता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो देश की सबसे प्राइम एजेंसी है सीबीआई, वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से सबोटाज हो जाती है अदालत में, ये समझने की बात है कि इस तरीके से जो है ये सिस्टम चलना नहीं चाहिए जिस तरीके से चलाया जा रहा है। देखिए, बाकी बहुत सारी बातें इसमें संदिग्ध हैं, बहुत सारी बातें आरोप की शक्ल में हैं, बहुत सारी बातें हम बोल प्रूव भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि एट जो हमारे सामने कागज है उसके आधार पर हम बात करेंगे। मगर सीधी सपाट बात यह है कि 5 लोगों की हत्या हुई। जिन्होंने हत्या की उनको सजा मिलनी चाहिए थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इस पर विचार करने की जरूरत है, सरकार को भी, सिस्टम को भी, प्रशासन को भी। उम्मीद करेंगे कि जब वो हेडिंग छपी थी नो वन किल्ड जेसिका लाल, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली थी। तो अब जब इस खबर की चर्चा फिर से हो रही है तो शायद तस्वीर बदले, शायद चीजें बदले। मतलब और सौरभ, वाकई जिन्होंने हत्या की, स्थिति ये वो जेल के थी, पीछे जाएं। स्थिति ये थी कि 2019 तक इस हत्याकांड के आरोपी तक नहीं पकड़े गए थे। फिर 2019 में हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और कहा कि मुकदमा चलेगा ही नहीं जब तक आरोपी पकड़े जाएंगे। उसके बाद जब हाई कोर्ट का प्रेशर आया तब पुलिस ने जो है आरोपियों को 40 के 40 आरोपियों को पकड़ के जेल के अंदर डाला। तो ये स्थिति जो है वहां पर है। तो ये पूरा मुकदमा जो है चला है जिस तरीके से, वो पूरा मुकदमा ही अपने आप में संदेह के दायरे में, किस तरीके से मुकदमा चलाया गया, किस तरीके से सारी चीज गवाह जो हैं पेश किए गए। तो ये जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जेसिका लाल का जो मामला था, उसी किस्म का मामला हमको फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस मामले में। सरकार पक्ष कह रहा है कि भाई वो हाई कोर्ट जाएंगे, तो वहां पर किस तरीके से दलीलें दी जाती है, वहां मामला कैसे आगे बढ़ता है, नजर हमारी रहेगी, सुल्तान की रहेगी। बाकी जो मामला है बताया, जो कहानी आपको बताई, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी बिना सुल्तान, कैमरे पीछे अनुराग है। शुक्रिया।